नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए एक दृष्टि में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम राज्य क्षेत्र बताया गया है। फिर अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसमें प्रावधान है, तो अनुच्छेद 2 में है। फिर अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 3 में बताया गया कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रफल में और सीमाओं में या नाम परिवर्तन का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 3 में है। फिर बात करें अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। फिर अनुच्छेद 14 में जो बताया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 14 में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से जो है विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 में प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 16 में बताए गए लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। फिर अनुच्छेद 17 सबसे इम्पोर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत करना। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। फिर यहाँ पे अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। फिर अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। फिर अनुच्छेद 20 में जो बताया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 जो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद 21 का में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 21 का में ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये अनुच्छेद 21 का में है, ये भी याद रखिए। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 86वें नंबर का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 2002 में हुआ था। आगे बात करें अनुच्छेद 22 में, तो अनुच्छेद 22 में जो बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। फिर अनुच्छेद 23 में जो प्रावधान है वो है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम, मतलब बाल श्रम का प्रतिषेध। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर अनुच्छेद 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये अनुच्छेद 29 भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये महत्वपूर्ण है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया अनुच्छेद 32। फिर अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 39 में जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। फिर अनुच्छेद 39 का में क्या है, तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सबको समान जो है न्याय मिलना चाहिए। फिर अनुच्छेद 40, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो प्रावधान है वो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों का संवर्धन। फिर अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर अनुच्छेद जो 45 है महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 में बताया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 48 का में, तो अनुच्छेद 48 का में ये बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 का में बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 48 का जो है वो बहुत बार पूछा गया है। फिर अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर अनुच्छेद 51 का में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। आगे बात करें अनुच्छेद 52 में, तो भारत का राष्ट्रपति
प्रावधान है, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में। फिर अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इसमें प्रावधान है, ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ये अनुच्छेद 57 में है। फिर अनुच्छेद 58 में क्या है, तो अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता, मतलब कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या मतलब मापदंड होते हैं कि मतलब जब राष्ट्रपति नियुक्ति होती है तो उसमें 35 साल की एज होनी चाहिए, ये सब जो है योग्यताएं अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 61 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 70 में बताया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। फिर अनुच्छेद 72 में जो बताया गया क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर अनुच्छेद 73 में जो बताया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर अनुच्छेद 74 में बताया गया राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो अभी हाल ही में 18वीं जो मंत्रिपरिषद है वो गठित की गई है, जिसमें 71 मंत्री ने शपथ ली और एक मोदी जी, मतलब 72, कुल मिला के 72 लोगों ने शपथ ली है। अगर आप मंत्रिपरिषद के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में अपलोड की, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये जो है अभी हाल ही में जो 18वीं लोकसभा जो थी उसका चुनाव होने के बाद मंत्रिपरिषद गठित हुई, तो ये सेम प्रक्रिया हुई है इस अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान न्यायवादी। फिर अनुच्छेद 79, तो 79 में बताया गया संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना। फिर अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा की संरचना। तो दोनों ही अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो जब करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से अनुच्छेद याद रखिएगा। और मैक्सिमम सीटें पूछी जाए लोकसभा की कितनी है, तो मैक्सिमम सीटें जो है 550 है, लेकिन जो चुनाव होता है वो 543 सीटों पे मतलब इस बार सांसद बने हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं और अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर अनुच्छेद 83 में जो बताया गया है वो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। फिर अनुच्छेद 84 में जो बताया गया संसद की सदस्यता लेने के लिए अर्हता। फिर अनुच्छेद 85 में बताया गया संसद के सत्र और विघटन के बारे में बताया गया। फिर अनुच्छेद 101 में बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 8 में जो प्रावधान है वो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है एक अनुच्छेद 109, इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। फिर अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा। फिर अनुच्छेद 112 में, तो अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अनुच्छेद 112 में बताया गया, और अभी हाल ही में बजट पास हुआ है तो ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। बजट किसने पेश किया, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, और 7वीं बार पहली भारत की महिला बन गई जिन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। फिर अनुच्छेद 123 में जो प्रावधान है वो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 में जो प्रावधान है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। फिर अनुच्छेद 129 में प्रावधान है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर अनुच्छेद 137 में जो प्रावधान है वो उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर अनुच्छेद 148
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये पूछा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 161 में जो है क्षमता आदि की, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 162 तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर अनुच्छेद 164 में तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये जो प्रावधान है ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है, ये याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 165 में तो राज्य का महाअधिवक्ता। फिर अनुच्छेद 169 तो अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सदन सृजन। फिर अनुच्छेद 174 में जो प्रावधान है वो राज्यपाल द्वारा जो है विधानमंडल के सत्र बुलाए जा सकते हैं समय समय पर, और विधानसभा जो है उसको विघटित करने का अधिकार भी है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 200 में क्या दिया है, अनुच्छेद 200 में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 200 में जो है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। फिर अनुच्छेद 201 में क्या है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। फिर अनुच्छेद 213 में क्या है तो अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर आगे बात करते हैं, आगे जो दिया है अनुच्छेद 214 तो अनुच्छेद 214 में जो प्रावधान है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है। फिर अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। फिर अनुच्छेद 216 तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। फिर अनुच्छेद 217 तो अनुच्छेद 217 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके पद की शर्तें। फिर अनुच्छेद 219 में तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। फिर अनुच्छेद 226 तो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। आगे बात करें अनुच्छेद 231 में बताया कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनका एक ही न्यायालय की स्थापना। तो ये कहाँ प्रावधान है तो अनुच्छेद 231 में है, याद रखिएगा। आगे बात करें अनुच्छेद 233 तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर अनुच्छेद 239 तो ये जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। फिर अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। फिर अनुच्छेद 241 तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। फिर अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। फिर अनुच्छेद 243 खा तो ये जो है पंचायतों का गठन। फिर अनुच्छेद 243 का तो ये जो है पंचायतों की संरचना। फिर अनुच्छेद 243 घा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 243 टा तो इसमें क्या है तो इसमें जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। फिर अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। फिर अनुच्छेद 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। फिर अनुच्छेद 249 में क्या प्रावधान है तो इसमें जो प्रावधान है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। फिर अनुच्छेद 253 में तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारों को प्रभावी करने के लिए विधान। फिर अनुच्छेद 262 तो अंतर्राज्यिक नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। फिर अनुच्छेद 263 तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। फिर अनुच्छेद 266 तो 266 में जो है भारत राज्यों के संचित निधियों लोक लेखे के बारे में प्रावधान। फिर अनुच्छेद 267 तो 267 में जो है भारत की आस्मिकता निधि।
फिर अनुच्छेद 280 तो वित्त आयोग से संबंधित है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 का, तो ये विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं। फिर अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। फिर अनुच्छेद 324 तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 तो ये लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना। फिर अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 तो ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, और इसमें जो है ये जो है सीटें जो है समाप्त कर दी गई हैं। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, इसके जो एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 333 तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर आगे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 338, तो इसमें जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर अनुच्छेद 338 का में प्रावधान जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर आगे बात करें तो आगे दिया है अनुच्छेद 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। फिर आगे बात करें आगे दिया है अनुच्छेद 343, तो अनुच्छेद 343 में जो प्रावधान है वो संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी घोषित। फिर अनुच्छेद 344, तो अनुच्छेद 344 में क्या है राजभाषा आयोग। फिर अनुच्छेद 350 का तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। फिर अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 352, तो इसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आगे बात करें अनुच्छेद 356, तो इसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 360, तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 368, तो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो इतने ये अनुच्छेद थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा किया है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।